नाउ नेक्स्ट आपको पढ़ना है अब डबल स्पॉटिंग एंड डायनेमिक रेंज। सो क्या होता है ये आपका डबल स्पॉटिंग एंड डायनेमिक रेंज। सो बेसिकली देखिए, जो आपने सुपर हेटेरोटाइन रिसीवर स्टडी किया हुआ है उसी से रिलेटेड ये दोनों टर्म्स हैं आपके, और काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो वन बाय वन हम दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर डबल स्पॉटिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए बहुत इजी एक थ्योरिकल टर्म है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है सुपर हेटेरोटाइन रिसीवर से रिलेटेड, तो आपको बहुत इजी लगने वाला है टॉपिक। तो आप देखिए डबल स्पॉटिंग होता क्या है। देखिए सुपर हेटेरोटाइन रिसीवर में आपको पता है कि जो इनकमिंग सिग्नल होता है उसको आप मिक्सर से पास करते हैं, उसको आप ट्यून एम्पलीफायर से पास करते हैं, उसको आप आईएफ एम्पलीफायर से पास करते हैं। आप चाहते हैं कि आप 455 किलोहर्ट्ज पे सिग्नल को मैक्सिमम गेन दें, इसके साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि आप इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर पाएं। तो डबल स्पॉटिंग होती क्या है बेसिकली? डबल स्पॉटिंग का मतलब क्या होता है कि टू नियर बाई पॉइंट्स पर आपको डिजायर्ड सिग्नल स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, और जिसमें से एक पॉइंट तो होता है एक्यूरेट सिग्नल वाला, लेकिन जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है आपका इमेज सिग्नल वाला, फॉल्स सिग्नल होता है वो आपका, जो आपको नहीं चाहिए होता लेकिन वो मिलता है आपको। तो एक तरह का एक नेगेटिव पॉइंट है ये आपके लिए, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। तो डबल स्पॉटिंग है क्या? यहां पर मैं अब अच्छे से आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू नियर बाई पॉइंट्स पे अगर आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ मिले, ठीक है ना, डिजायर्ड सिग्नल मिले, एक तरह सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिजायर्ड सिग्नल अगर आपको मिले तो वो होता है आपका डबल स्पॉटिंग, ठीक है। सो आप क्या बोल सकते हैं, इफ वी रिसीव्ड एट टू नियर बाई पॉइंट्स at the receiver then it is called double spotting। and basically important thing क्या है आपके लिए कि जो आपकी डबल स्पॉटिंग है उसमें जो दो सिग्नल आपको मिल रहे हैं, वन सिग्नल क्या होगा आपका, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन सिग्नल विल बी डिजायर्ड। देखिए आपको लगेगा कि दोनों डिजायर्ड है, देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, आपको लगेगा दोनों डिजायर्ड है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, वन सिग्नल विल बी डिजायर्ड सिग्नल, आपको ऐसा फील होगा, तभी इसको डबल स्पॉटिंग बोला जाता है। एंड वन सिग्नल विल बी इमेज सिग्नल। तो वन सिग्नल आपका डिजायर्ड है और वन सिग्नल इमेज है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको तो सिर्फ डिजायर्ड सिग्नल को ही पास करना है, आप साथ साथ में इमेज को भी पास कर देंगे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप। मैं यहां पर ब्रैकेट में रफ में लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना, डबल स्पॉटिंग इज अ नेगेटिव थिंग, ठीक है ना, इसको आप हमेशा अपने माइंड में रखना, मतलब एक तरह की एरर है जो नहीं होनी चाहिए। नाउ यहां पर अगर ये एरर है तो ये किन कारणों से होती है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके रीजंस क्या क्या हैं? तो इसके जो रीजंस होते हैं आपके, दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। एक है आपका पुअर सेलेक्टिविटी, क्योंकि सेलेक्टिविटी क्या होती है, मैंने आपको ये डेफिनेशन दी हुई है, हमने बहुत बार एनालाइज किया है रिसीवर पढ़ते समय सेलेक्टिविटी को। सेलेक्टिविटी क्या है, रिसीवर का जो फ्रंट एंड है वो सेलेक्ट करता है कि कौन से सिग्नल को पास करना है, कौन से को रिजेक्ट करना है। अगर टू नियर बाई पॉइंट्स पे डिजायर्ड सिग्नल आपको फील हो रहा है, इसका मतलब दो सिग्नल आ गए ना जो नहीं आने चाहिए थे, एक ही डिजायर्ड सिग्नल आना चाहिए था, ये इमेज सिग्नल कहां से आया आपका, तो वो सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। तो ये सबसे मेन रीजन होता है पुअर सेलेक्टिविटी। और दूसरा जो मेन रीजन होता है आपका लो इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर रखा है कि जो IRR इमेज रिजेक्शन रेशियो, वो जितना ज्यादा होगा इमेज सिग्नल जो है वो उतना ज्यादा रिजेक्ट होगा और डिजायर्ड सिग्नल उतना ज्यादा आपका पास होगा। तो अगर आपका इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो लेस है तो उस केस में भी ये डबल स्पॉटिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी।
तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण डबल स्पॉटिंग जनरेट होती है। और जैसा मैंने आपको बोला, ये एक एरर है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ये एक एरर है जो नहीं ऑकर होनी चाहिए, ठीक है। तो डबल स्पॉटिंग की प्रॉब्लम आप जितना ज्यादा एलिमिनेट कर पाए उतना आपका जो सिस्टम है, उतना आपका जो रिसीवर है वो बेटर होगा। क्लियर अच्छे से? तो एक सिंपल सी थ्योरी थी, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ एक सेकेंड पॉइंट जो और हमें स्टडी करना है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर से रिलेटेड, वो है डायनेमिक रेंज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं डेरिवेशंस टाइप के केसेस हैं। तो वो केसेस हमें एनालाइज करने हैं और सीखना है कि हमें कब कौन सा केस लेना चाहिए या कौन सा केस प्रिफर करना चाहिए। तो डायनेमिक रेंज क्या होता है ये, तो देखिए आप, यहां पर मैं एएम का एग्जांपल लेकर आपको केसेस समझाऊंगा। एग्जाम में भी अगर डायनेमिक रेंज आता है तो आप इन एग्जांपल्स को एज इट इज लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर हम लोगों ने जो एएम की रेंज स्टडी करी थी, एएम रेंज हमने स्टडी करी थी, क्या होती है 550 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज, ये हम लोगों ने स्टडी किया था रेंज ऑफ एएम। तो यहां पर होता क्या है, हमने जो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर पढ़ा था, यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने नोट्स ओपन कर लो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के, उससे आपको काफी आसानी से समझ में आएगा। तो हम लोगों ने वहां क्या पढ़ा था कि जो आपका एफएल माइनस एफएस है या एफएस माइनस एफएल है, वो क्या होना चाहिए, एफआईएफ 455 किलोहर्ट्ज। एफएस क्या था, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। एफएस था सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो रिसीवर में रिसीव हो रही है, एफएल था लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी जो हम ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं, और एफआईएफ था इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एएम के लिए जिसकी वैल्यू थी 455 किलोहर्ट्ज। सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, आप अपने नोट्स में देखते जाइए, ठीक है। तो यहां पर मैं दो केसेस लेने जा रहा हूं इस डायनेमिक रेंज के कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो यहां पर जो केस 1 है आपका, केस 1 में यहां पर मैं ले रहा हूं कि एफएल इज ग्रेटर देन एफएस। जो आपका एफएल है वो ग्रेटर है एफएस से, मींस लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए जो आपका एफआईएफ होता है, हमें पता है अगर एफएल ग्रेटर देन एफएस है तो एफएल माइनस एफएस होगा। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो एएम की रेंज क्या है, 550 मिनिमम है, 1650 मैक्सिमम है। तो एफएस की रेंज क्या होगी, 550 से 1650, और एफआईएफ आपको पता है कितना होता है, 455। तो यहां से पहले हम एफएल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एफएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला हो जाएगा एफआईएफ प्लस एफएस, ये हो जाएगा हमारा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर एफएल मैक्सिमम की, तो देखिए एफआईएफ तो आपको पता है 455 किलोहर्ट्ज है, फिक्स वैल्यू है, लेकिन एफएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1650, तो आप पुट कर देंगे। जब एफएस मैक्सिमम होगा तभी तो एफएल भी मैक्सिमम होगा ना आपका, क्लियर। सो यहां पर जो एफएल मैक्सिमम की वैल्यू आपकी आ रही है वो कितनी हो जाएगी, 1650 प्लस 455, ये कितनी हो जाएगी 2105 किलो हर्ट्ज। क्लियर अच्छे से। नाउ ये आपकी आ गई एफएल मैक्सिमम। अब यहां पर एफएल मिनिमम की अगर मैं बात करूं, एफएल मिनिमम कब होगा, जब आपका एफएस मिनिमम होगा, क्योंकि एफआईएफ तो आपकी फिक्स वैल्यू है, तो 550 है आपका। तो जैसे ही आप 550 करेंगे यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1005 किलो हर्ट्ज। तो यहां पर एफएल मैक्सिमम मतलब क्या है, लोकल ऑक्सीलेटर। देखिए लोकल ऑक्सीलेटर का अगर मैं आपको काम दोबारा से याद दिलाऊं तो लोकल ऑक्सीलेटर के थ्रू हम एफएल फ्रीक्वेंसी जनरेट करते थे। एफएल मिक्सर का एक इनपुट होता था। एफएल की फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से चेंज करते थे, एफएल फ्रीक्वेंसी को, कि एफएल माइनस एफएस आपका 455 आ जाए। तो बेसिकली मैंने आपको डेफिनेशन दी थी ट्यूनिंग की। तो ट्यूनिंग 455 में ट्यून्ड करने के लिए, डिजायर्ड सिग्नल को 455 में ट्यून करने के लिए आप एफएल फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते थे, ठीक है। तो आपको एएम सिग्नल के हिसाब से एफएम
स्टॉप स्टार्ट। एएम सिग्नल के हिसाब से आपको एफएल फ्रीक्वेंसी को कितना वेरिएशन कराना होगा या रेंज क्या होगी एफएल फ्रीक्वेंसी की, तो ये आपने यहां पर निकाल ली है। रेंज बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं एफएल मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम आपको एफएल जो करना पड़ेगा, एफएल की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है, एफएल की मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आई है, एफएल की मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई है 2105, तो आपको मैक्सिमम 2105 तक ले जाना पड़ेगा। और अगर आप मिनिमम की बात करते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू आई है आपकी एफएल की वो आई है आपकी 1005, तो 1005 टू 2105, ठीक है, दोनों ही किलो हर्ट्ज में है आपका, तो इतना आपको ले जाना पड़ेगा। और चाहे तो आप इक्वल भी यूज कर लीजिए क्योंकि ये भी तो इंक्लूडेड ही है ना आपका। तो ये आपकी रेंज होती है एफएल की इन केस ऑफ जब आप एफएल ग्रेटर लेते हैं एफएस से, ठीक है। तो यहां पर इस रेंज के हिसाब से मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एफएल का जो डेफिनेशन हमने देखा था या जो हमने बेसिक फॉर्मूला देखा हुआ है वो देखा था 1/2 पाई √LC, जहां आपका सी वेरिएबल होता था। मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, लास्ट के बहुत सारे लेक्चर्स में ये फॉर्मूला यूज हुआ है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि एल कभी वेरिएबल नहीं होता क्योंकि एल एक बल्की कॉइल है, एल को वेरी करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन सी को वेरी करना बहुत इजी होता है। तो आप एफएल को, ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे वेरी करते हैं, बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ सी। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे, अगर आप एफएल मैक्सिमम करना चाहते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 पाई √LC मिनिमम हो जाएगा, क्लियर है अच्छे से। अब अगर आप एफएल मिनिमम करना चाहते हैं तो 1/2 पाई √LC मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर। न्यूमरेटर को अगर वैल्यू को आप मैक्सिमम चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा आपको, मिनिमम, और मिनिमम चाहते हैं तो क्या करना होगा, मैक्सिमम। यहां पर अगर आप एफएल मैक्स डिवाइडेड बाय एफएल मीन करते हैं तो आप देख लीजिए यहां डिवाइड करते समय अगर आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो 2 पाई कैंसिल, एल और एल भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर सी मैक्सिमम और सी मिनिमम, क्लियर हो गया अच्छे से। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अंडर रूट सी मैक्स अपॉन सी मीन। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे सी मैक्स अपॉन सी मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सी मैक्स अपॉन सी मीन की वैल्यू आ जाएगी एफएल मैक्स अपॉन एफएल मीन का होल स्क्वायर। और एफएल मैक्स देखिए आपने निकाला हुआ है यहां पर 2105, एफएल मीन कितना है 1005, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो सी मैक्स अपॉन सी मीन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 2105 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका 1005 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 4.38। तो ये जो वैल्यू आपकी आई है सी मैक्स अपॉन सी मीन की, यहां पर इस वैल्यू के थ्रू आपको क्या समझ में आता है, देखिए सी मैक्स सी मीन है क्या, एफएल को चेंज करने के लिए सी की वैल्यू जो चेंज करनी होगी आपको, सी की वैल्यू को चेंज कर करके आप एफएल को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट इनकमिंग सिग्नल के लिए। तो जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 4.38 टाइम्स ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। इसका जो मीनिंग है ना वो अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हमने ऐसा किया क्यों, सी मैक्स अपॉन सी मीन निकाला क्यों, जब तक मैं केस 2 ना ले लूं। तो पहले हम यहां पर केस 2 एनालाइज करते हैं, फिर केस 1 केस 2 को कंपेयर करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले केस 2 आप देखिए, केस 2 में यहां पर मैं ले रहा हूं FL इज लेस देन FS, ठीक है। FL लोकल ऑक्सीलेटर, सॉरी FL लोकल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी एंड FS जो होता है आपका सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मैं ये लेके चल रहा हूं कि FS बड़ा है FL से, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मिक्सर का आउटपुट होगा वो क्या होगा FS माइनस FL होगा, क्योंकि आपको तो पता है मिक्सर का काम है दो सिग्नल
की फ्रीक्वेंसीज को सबट्रैक्ट करना। आपने यहां पर मिक्सर डिजाइन किया डाउन कन्वर्जन के लिए, तो चाहे एफएस बड़ा हो चाहे एफएल बड़ा हो, मिक्सर को उस बात से कोई मतलब नहीं है। मिक्सर बस जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसमें से छोटी फ्रीक्वेंसी को सबट्रैक्ट कर देगा, दैट्स इट। तो यहां पर FIF क्या मिलना चाहिए? 455, ये तो आइडियल केस है। तो अगर आप यहां से FL की वैल्यू दोबारा निकालें तो FL की वैल्यू अब क्या होगी आपकी? FL की वैल्यू हो जाएगी FS माइनस FIF। तो FL की वैल्यू क्या हो जाएगी? FS माइनस 455। अब देखिए यहां पर FL मैक्सिमम कब होगा? FL आपका मैक्सिमम होगा जब FS मैक्सिमम होगा। FS मैक्सिमम कितना है? 1650 है। तो 1650 माइनस 455 ये कितना हो जाएगा आपका? 1195 किलोहर्ट्ज। तो ये आपका आ गया FL मैक्सिमम। क्लियर है अच्छे से? तो FL मैक्सिमम आ जाने के बाद अब अगर हम FL मिनिमम भी निकाल लें तो FL मिनिमम क्या हो जाएगा? FS की मिनिमम वैल्यू 555 माइनस 455, तो जो आपका FL की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 95 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो दोबारा से अगर आप FL मैक्स अपॉन FL मीन करते हैं तो आप देखिए यहां पर पहले तो इन वैल्यू को आप हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं आपके लिए, FL मैक्सिमम और FL मिनिमम। लेकिन ध्यान रखिएगा आपने केस कौन सा लिया हुआ है? केस आपने यहां पर लिया हुआ है FS इज ग्रेटर देन FL। ठीक है, अब केस 1 में वापस चलते हैं। देखिए केस 1 में जो आपने FL मैक्स FL मीन लिखा है वो डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप किसी भी केस में लिखें। तो C मैक्स अपॉन C मीन की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? FL मैक्स अपॉन FL मीन का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला आप दोबारा यूज करेंगे। तो C मैक्स अपॉन C मीन FL मैक्स अपॉन FL मीन का स्क्वायर। तो यहां पर अब अगर आप कैलकुलेशन कर लें C मैक्स अपॉन C मीन का, तो FL मैक्स आया है 1195 और FL मीन कितना आया है? 95 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी आती है 158 के इक्वल। और अब अगर आप दोनों केसेस को कंपेयर करेंगे ना C मैक्स अपॉन C मीन के, तब आपको समझ में आएगी मेरी बात। तो ध्यान से देखिए, जो केस 1 था जिसमें आपने FL को बड़ा लिया था FS से, उसमें आपकी जो वैल्यू है वो आई थी C मैक्स अपॉन C मीन की 4.38, लगभग आप 4 के आसपास ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है वो मिनिमम वैल्यू के रेस्पेक्ट में 4.3 टाइम्स है लगभग। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है वो मिनिमम वैल्यू के रेस्पेक्ट में 158 टाइम्स है। इस बात को समझिए, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ी ना निकालना है, ये तो एक रेंज है, मिनिमम टू मैक्सिमम। मतलब अलग अलग सिग्नल के लिए आपको मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक इनफिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए होंगी। कितनी सारी चाहिए होंगी आपको, तो आप खुद सोचिए 158 टाइम्स है मैक्सिमम मिनिमम के रेस्पेक्ट में। तो इतनी वाइड रेंज हो सकता है। देखिए मिनिमम वैल्यू हो 0.1, फिर अगला आपको 0.11 जनरेट करना पड़े, अगला 0.12, अगला 0.13, ऐसे 158 टाइम्स। 0.1 इंटू 158 दैट मीन्स 15.8 तक आपको ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज जनरेट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 4 टाइम्स है, तो अगर आपका 0.1 है C मिनिमम, तो मैक्सिमम कहां तक जाना होगा? 0.4 तक। तो वो रेंज जनरेट करना बहुत ईजी है। तो केस 1 की जो रेंज है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हमें हर सिस्टम को, देखिए कम्युनिकेशन के रिसीवर्स जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली यूज होते हैं आपके, तो प्रैक्टिकली फिजिबल है कि नहीं ये भी समझना पड़ेगा। तो हमें हर सिस्टम को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना आना चाहिए। तो C मैक्स अपॉन C मीन 158 प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है इतनी बड़ी रेंज जनरेट करना, ठीक है। और जबकि अगर आप बात करें 4.38 तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और वही रेंज यूज भी होती है। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं इफ FL greater than FS, then C max upon C mean is approximately 4.38, ठीक है, which is practically
possible. And if Fs greater than Fl, then C max upon C mean is nearly equal to 158, which is impossible actually, which is practically impossible. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायनेमिक रेंज। तो कैपेसिटेंस की जो डायनेमिक रेंज आप यूज करते हैं, सी मैक्स अपॉन सी मीन, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं यहां पर, वो आप यूज करते हैं 4.38, यही आपकी प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है। और ऑलवेज ध्यान रखना आप कि हमेशा हम यूज करते हैं एफ एल ग्रेटर देन एफ एस, ठीक है। देखिए थ्योरिकली या न्यूमेरिकल में आप एफ एस ग्रेटर देन एफ एल की प्रॉब्लम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो आप यूज करते हैं वो एफ एल ग्रेटर देन एफ एस ही होता है। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है और कुछ रेंज नहीं देता, तो ऑलवेज आप एफ एल ग्रेटर देन एफ एस की थ्योरी ही एक्सप्लेन करिए, उसी को ही पहले एक्सप्लेन करिए। अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, आप दोनों एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तब भी आप पहले एफ एल ग्रेटर देन एफ एस को ही एक्सप्लेन करिए। और अगर आप एक ही एक्सप्लेन करने वाले हैं तो एफ एल ग्रेटर देन एफ एस ही होगा ओनली। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये होता है आपका डायनेमिक रेंज। सो आई होप आपको ये डायनेमिक रेंज का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपने ये सेकंड लर्निंग आउटकम दैट इज डबल स्पॉटिंग एंड डायनेमिक रेंज, ये भी अच्छे से समझ लिया होगा, और इस लर्निंग आउटकम को भी आपने अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।